देखिए बेटा, जो भी बच्चे देख रहे हैं लाल, मैंने कहा क्योंकि मुझे टाइप वो नहीं पता यार ये क्लास कौन सी है, 17वीं या 18वीं क्लास है, क्योंकि मैं देख खुद ही नहीं पा रहा हूँ। मगर ये मान के चलिए पावर सेट सिंथेसिस ख़त्म होने वाला है। टॉपिक वाइज समझते चलिए, 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। सबसे बेहतरीन टॉपिक है जो हम लेके चल रहे हैं, इसकी वेटेज अभी पता लगेगी कि इसका यूज क्या है। एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो टॉपिक का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझना है, लिखना बिल्कुल नहीं। हिंदी में कहते हैं इसे योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम। तो योगांतर अनुपात का जो नियम है बेटा, समझ में ही आ रहा होगा पढ़ करके कि किसका नियम है, योग और अंतर, योग और अंतर का। पहले इसका बेसिक समझते हैं है क्या, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज क्या है। देखिए है क्या, मान लो कंसीडर करके चलना है, ऐसा होता तो है नहीं। जैसे 2/4 लिखा है, समझना बेटा, लिखना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/6। बात समझिए ध्यान से। इसका मतलब है अगर हम इसको सॉल्व करें लाल, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा? इसको सॉल्व करो तो यानी कि इधर एक रेशियो तो लिखा है, इधर भी एक रेशियो कह दो, फ्रैक्शन कह दो, दोनों का मतलब एक ही। इधर भी एक फ्रैक्शन लिखिए, इधर भी एक फ्रैक्शन। तुमने मैथ में एक खास बात पढ़ी थी जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि सर a² + b² लिखा है कहीं, मैं आपसे कहता हूँ कि सर इसका होल स्क्वायर बनाओ, तो आप कहते थे कि सर 2a भी जोड़ दो और 2a भी घटा दो। बेटा पढ़ा है? 2a भी जोड़ दो, 2a भी घटा दो। सर जोड़ते थे अगर कोई चीज़, तो घटाते क्यों थे? ताकि वो चीज़ बैलेंस रहे, ना हमने कुछ जोड़ा ना हमने कुछ घटाया। क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से सब कुछ करने लगे तो मैथ का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना हम जोड़ते थे उतना हम घटाते थे। ये बात समझ में आती है? मैं कहता हूँ 3/4 लिखा है, इसकी परसेंटेज बताओ निकाल के। ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग कहते थे कि सर 100 से गुणा कर लो और 100 से भाग कर लो, तो ऊपर वाला 100 300 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, और नीचे वाला 1/100 क्या हो जाता है? परसेंटेज। 4 7 28 बचे 2, 4 5 20, यानी 75%। 1/100 को ही तो हम परसेंट कहते हैं। ये तो हम वहाँ कई दिन से पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोगों को अभी आएगा तो बताएंगे। तो तुमने देखा कि सर 100 से गुणा करी तो मजबूरी में 100 से क्या करी? ऐसा क्यों? जिससे बैलेंस रहे। ये चीज़ आप पहले ही जानते हो। बोलो बेटा। अब नई चीज़ क्या वो समझ रहा, ये चीज़ समझ में आ रही? हाँ, जिससे हम गुणा करते थे उसी से क्यों चीज़ें बैलेंस रहें, ना हमने गुणा करा ना हमने भाग करा। जो जोड़ते थे उतना ही क्यों बैलेंस बना रहे, ना हमने कुछ जोड़ा ना घटाया। ये चीज़ नॉर्मल पढ़ी थी हमने, नॉर्मल। अब हम किसी भिन्न को फ्रैक्शन कर बैलेंस करना चाहते हैं, किसी फ्रैक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ थी ना, इसमें फ्रैक्शन कहाँ है? नहीं मतलब फ्रैक्शन नहीं है ना। अब हम किसी फ्रैक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं कि फ्रैक्शन को बैलेंस कैसे करें, देखते हैं। तो फ्रैक्शन को बैलेंस करने का मतलब है कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू इस फ्रैक्शन की वैल्यू के बराबर है, यानी कि जो रेशियो इसका इससे है 1/2,
वही रेशियो इसका इससे 1/2। तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल ये कहता है कि अगर एक बार नीचे वाला ऊपर वाले में जोड़ दो 2 + 4 और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, सेम थिंग इधर करो, एक बार ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दो, एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो जो रेशियो आएगा वो भी बराबर होगा। तो देखते हैं, तो 6/-2, इधर कितना आया 9/-3, काटो बेटा, 3:1, यहाँ 3:1। तो इधर जब 1:1 बराबर था तो इधर भी रेशियो बराबर आ गया, सिर्फ वो नहीं आएगा जो था, रेशियो की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? जैसे एक बात बताओ, तुम्हें मान लो एक शरबत बनाना है और शरबत का जब टेस्ट हुआ, मीठापन उसमें देखा गया, तो ऐसा पाया गया कि मान लो 2 लीटर जो है 4 लीटर पानी था और 2 किलो चीनी थी, तो शरबत का रेशियो था 2:1। 2:1 पहली बार जब शरबत बनाया तो 4 किलो क्या लिया पानी, 2 किलो क्या लिया, तो रेशियो कितना आया 1:2:1। ये कितने लीटर बना सब कुछ 6 लीटर। अब मान लो मुझे 5000 लीटर बनाना हो, ठीक, क्या बनाना, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा स्वाद वही रहे जो पहले था, या मान लो 6000 लीटर बनाना चाहता हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बेटा स्वाद वही रहे जो पहले था, बिल्कुल डिक्टो, तो आप ये देखोगे कि जो पहली बार बना उसमें चीनी का और पानी का रेशियो क्या था। तो आप देखोगे 2:3 था, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6000, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2000, यानी कि 2 दूनी 4, 4000 लीटर पानी और 2000 किलो चीनी, तो 6000 लीटर बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 2:1। नहीं समझ में आया? तो बेटा हमारी बात हो रही थी कि रेशियो सेम रहेगा, वैल्यू हर बार सेम हो ये जरूरी थोड़ी नहीं। तो क्या सीखा तुमने? तुमने सीखा कि कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल ये कहता है कि अगर फ्रैक्शन में एक बार ऊपर वाली चीज़ जोड़ दो और एक बार नीचे वाली चीज़ घटा दो, तो जो रेशियो पहले था वही रेशियो आ जाएगा। यानी अगर इन दोनों का रेशियो बराबर आ जाए तो यहाँ पे भी रेशियो बराबर आएगा। अब बात ये आ रही कि अगर ऐसा होगा तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या नई चीज़ मिल रही है? तो हमें ये नई चीज़ मिल रही है कि इस कैलकुलेशन के थ्रू, इस रूल के थ्रू, जो डिवाइड वाले रूल हैं, जो डिवाइड वाले कैलकुलेशन है, वो बहुत इजी हो जाएंगे, वो बहुत इजी हो जाएंगे अगर हम इस रूल को लगा के करते हैं तो। अब इस रूल को प्रूफ करते हैं, ठीक, बट उठाइए, प्रूफ ऐसे करते हैं, ये लिख लेना बाद में वीडियो से। देखिए हम क्या देख के चल रहे हैं, हम ये देख के चल रहे हैं, मान लो 2 नंबर हैं, एक है A/B लिखा है और यहाँ लिखा है C/D। A/B लिखा है और C/D। अब कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाओ। तो आप लोग ये कहते थे कि कोई चीज़ प्लस में लिखिए तो उतना ही जोड़ दो उतना ही घटा दो, बैलेंस रहती है, जितने से भाग करो उतने से गुणा कर दो तो बैलेंस रहती है। अब हम फ्रैक्शन को क्या करना चाहते हैं, बैलेंस। तो हमने ये देखा कि अगर हम एक बार ऊपर वाले में जोड़ दें नीचे वाला, एक बार ऊपर वाले में से घटा दें, यहाँ पे भी एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, तो जो रेशियो इन दोनों के बीच में है वही रेशियो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो लौट के यही आ जाएगा,
नहीं यकीन हो तो करके देख लो। सी की गुणा इधर करो, ए सी माइनस प्लस बी सी, केवल सी की करी पहले, फिर डी की करो, ए डी माइनस बी डी। बेटा गुणा तो समझ में आ गया। सी की गुणा पहले इन दोनों में कर ली, फिर डी की गुणा इन दोनों में कर ली, बराबर ए की गुणा कर लो, ए सी प्लस ए डी माइनस बी डी। बेटा देखिए आ रहा है बी डी आ रहा। बेटा गौर से सुनो, ए सी से ए सी कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए डी। बेटा ए डी कहाँ कट जाएगा, बी डी से बी डी कट जाएगा, ये भी माइनस का बी डी, ये भी इधर आके प्लस का होगा तो कट जाएगा। बचा क्या बेटा, बी सी यहाँ बचा, वो वाला बी सी इधर लाओ तो 2BC, उधर जाके 2 से 2 काट दो तो सी यहीं रहने दो, डी को नीचे लाओ, ए यहीं रहने दो, बी को यहाँ ले जाओ, तो क्या आ गया, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी तो लेके चले गए। तो क्या महसूस करा, बोलो ना यार। चांस से ऊपर नीचे करो, रेशियो सही है, उसके नीचे प्लस से करो, तो तुमने ये महसूस करा कि जब हम प्लस माइनस के सवाल करते हैं और हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो हम जोड़ लेते हैं, उतना ही घटा लेते हैं। जब हम भाग वाला सवाल करते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उतने से गुणा कर लेते हैं, उतने से भाग। जब हम किसी भिन्न को सॉल्व करेंगे और हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर वाले में वही चीज़ जोड़ देंगे और ऊपर वाले में से वही चीज़ घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है किससे लिंक करा जा रहा है इसको, कि जब हमें कोई चीज़ नॉर्मली कैजुअली अगर हमें क्या करना होती, बैलेंस करना होती, तो जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। नियम है बैलेंस करने का, भाग में भी एक नियम है, ऐसे भिन्न में एक नियम है ये, किसी भिन्न को बैलेंस करने का। अच्छा, जितनी चीज़ जोड़ते हो उतनी घटाते हो, तो जोड़ने की नौबत क्यों आती है जो घटाना पड़े, इसीलिए तो कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें स्क्वायर बनाने की, तो मजबूरी में हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक नियम बना लिया कि भाई जितना जोड़ना उतना घटा लो, जोड़ सकते हो। तो ऐसे ही जब हम फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही होगी। मान लो ऊपर होल स्क्वायर बनाने के लिए ए की ज़रूरत पड़ रही है, वो नीचे ए है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला ए ऊपर जाके प्लस कर देंगे। जब हमने अपनी मर्जी से प्लस करा तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उतना ही क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये नियम सही है या नहीं, ये हमने यहाँ से प्रूफ करा कि ये बात सही है। कहते हैं यार ढक्कन आदमी, ये बात समझ में नहीं आ रही कि मान लो ऊपर हमें बी की जरूरत पड़ रही है प्लस में, तो बी घर से थोड़ी नहीं लेके आओगी, कहाँ से लेके आओगी, नीचे से उठाओगी, ऊपर जोड़ ली, तो सरकार घर की थोड़ी नहीं है। फिर नीचे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बात तुम्हें पता थी पहले माइनस करना पड़ेगा, तुमने प्रूफ करके देखा ना क्या, कि बैलेंस करने के लिए अगर तुमने ऊपर कोई चीज़ जोड़ दी तो वही चीज़ नीचे घटा दो, उस साइड अगर तुमने ऊपर कोई चीज़ जोड़ दी तो वही चीज़ नीचे, ये तुमने प्रूफ करके देखा कि ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो बात ये नहीं आ रही है कि बैलेंस हो जा रही है नहीं हो जा रही है, वो तो भाड़ में गया, बात ये आ रही है आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत जोड़ने की क्यों पड़ती थी, होल स्क्वायर बनाने के लिए। ऐसे हम जब फ्रैक्शन की चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे इस चैप्टर में, तो फ्रैक्शन की चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, कई जगह जाकर के 3 घात समीकरण बन जाएगी, और 3 घात समीकरण को सॉल्व करना इजी नहीं होता। बेटा 2 घात समीकरण पढ़ी है ना, 2 घात समीकरण श्रीधराचार्य से भी रूल निकल आते हैं, उसके रूट अगर कोई टिपिकल आ जाए तो मतलब एट एनी रेट वो सॉल्व हो जाएगी, मगर 3 घात समीकरण इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती। ये नहीं कह रहा हूँ सॉल्व नहीं होती, मगर 15 मिनट हमें उसी में निकल जाएंगे 3 घात समीकरण को सॉल्व करते करते। तो हमने सॉल्व करने के लिए इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपटीशन में ही है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, बेस समझ में आ रहा है इसका क्या है आ रहा? इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो कंपोनेंट और डिविडेंड से हो रहा है वो नॉर्मली भी हो रहा होगा।
मगर हम उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज करके क्या कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। बोलो, यस सर। टाइम अगर रिड्यूस हो गया तो यही कंपटीशन है। यानी कि वो हर क्वेश्चन जो कंपोनेंडो डिविडेंडो से होगा विदाउट कंपोनेंडो डिविडेंडो भी सॉल्व हो जाएगा। मगर फिर हम ये क्यों लगाएंगे, टाइम रिड्यूस करने के लिए, जल्दी सॉल्व हो जाए चीज़ें। बोलो, तो एक दो सवाल लेते हैं बेसिक क्वेश्चन, फिर इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि अगर ये ना होता तो आफत आ जाती क्वेश्चन। सही है, लिखिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको लिख लो चाहे। देखिए एक बार दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई कि अगर हमें फ्रैक्शन को क्या करना हो, बैलेंस करना हो, तो फ्रैक्शन को बैलेंस करने का नियम क्या होता है कि एक बार नीचे वाली चीज़ ऊपर जोड़ दो, एक बार नीचे वाली चीज़ ऊपर से घटा दो। तो जो ऑपरेशन इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर लगा दो, तो बैलेंस हो जाती है क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम जिस चीज़ से गुणा करते हैं उतने से भाग, जितने को जोड़ते हैं उतने को ही घटाते हैं। ऐसे ही अगर हमें फ्रैक्शन को बराबर करना हो तो ये नियम है। ये पॉइंट नंबर कौन सा था। अब पॉइंट नंबर 2 में हम ये सीख रहे हैं, बेटा समझिए पॉइंट नंबर 2 में अभी आपने ये सीखा कि नीचे वाली चीज को ऊपर जोड़ दो और नीचे वाली चीज को ऊपर से, अगर इसका उल्टा कर दें तो क्या ये फेल हो जाएगा नियम। यानी पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि बेटा आप पहले ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मुझे ऊपर a माइनस बी चाहिए तो मैं पहले b को घटा दूं फिर b को जोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर ऊपर मुझे c माइनस डी चाहिए तो पहले मैं d को घटा सकता हूं फिर d को मैं जोड़ सकता हूं। यानी इस वाले का उल्टा भी सही है। ये जरूरत कैसे पता लगे, क्वेश्चन देख के कि पहले घटाना है पहले, यानी दोनों बातें सही। सॉल्व करके देखोगे इसको तो बेटा जब इसकी इधर गुणा करोगे तो यही तो आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, चीजें तो सेम है। देखो a प्लस बी की गुणा c माइनस डी से होगी तो a प्लस बी की गुणा c माइनस डी से हो रही है। इधर a माइनस बी की गुणा c प्लस डी से होगी तो इधर बेटा c प्लस डी से होगी a माइनस बी की गुणा। सही है, क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मान लो एक बार तुमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, एक बार लगा दिया, दोबारा फिर से लगा दो तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो वही आ जाएगा जहां से शुरू हुए, यहीं लौट करके हम यहीं आ जाएंगे। यानी अगर एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, दूसरी बार लगाने की जरूरत पड़ जाए तो लगाना नहीं है, शुरू वाली स्टेज को ही लिख देना है। देखते हैं, मान लो बेटा ये वाला लिखा है, इसमें एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये लाइन आई, बोलो बेटा, यानी कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसमें अप्लाई करो, क्या अप्लाई करना बेटा, अप्लाइंग सी एंड डी लिखेंगे हम, सी एंड डी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। बुक में भी आपको क्या लिखा मिलेगा, सी एंड डी। अप्लाइंग सी एंड डी अप्लाई करो तो बेटा तो ऊपर वाले में एक बार जोड़ दो और बेला एक बार घटा दो, बोलो लाल। ऐसे इधर करो, सी प्लस डी सी माइनस डी, कितनी बार अप्लाई करा, एक। बेटा अगेन कर लो, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी, एक बार फिर से अप्लाई कर लो। जब फिर से अप्लाई करोगे तो क्या बताया था, एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना है। तो बेटा ऊपर है क्या पहले से, सी प्लस बी, इसमें जोड़ोगे क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी तो ऊपर है ही, इसमें जोड़ दो a माइनस बी। बेटा
इसी में से क्या घटाना है, तो a प्लस बी में से क्या घटाना है, a माइनस बी। गौर से सुनना बेटा, जब घटाओगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस ये माइनस ये प्लस, यानी मैंने घटा भी दिया और साथ साथ साइन भी चेंज कर दिया। आ गया हो बेटा। ऊपर वाले में एक बार ये जोड़ दो c प्लस डी में, जोड़ दो क्या c माइनस डी, और एक बार c प्लस डी इसमें से घटा दो c माइनस डी। तो बेटा घटा भी दिया और साथ साथ क्या चेंज कर दिया, साइन। जब ये चीज़ घटाओगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस। बोलो बेटा, ऊपर क्या कट जाएगा लाल, b से b, नीचे लाल a से लाल a और a, ऊपर बचा 2a, नीचे लाल 2b, b और b। इधर बेटा d से d कट गया, क्या बचा 2c, और नीचे बेटा 2d, c से c कट गया 2d। लाल 2 से ये 2 कट गए, ये 2 से क्या आया बेटा, और c अपॉन। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, गुणा नहीं, दोबारा अगर c एंड d अप्लाई कर दिया तो हम वहीं आ जाएंगे जहां से हम चले थे, पहले ही स्टेज में आ जाएंगे। बोलो, तो कितने पॉइंट सीखे, पहला पॉइंट ये सीखा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो को मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ये है कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन को बैलेंस करना हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, फ्रैक्शन का नियम है, सिर्फ फ्रैक्शन पे अप्लाई होगा। अगर किसी फ्रैक्शन के रेशियो को बैलेंस रखना हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि जो चीज़ ऊपर जोड़ो वही चीज़ ऊपर से घटा दो, या जो चीज़ ऊपर वाले में से घटाओ वही चीज़ ऊपर वाले में जोड़ दो। यानी कि चाहे तो पहले जोड़ लो, चाहे पहले घटा लो। ये 2 पॉइंट सीखे। तीसरा पॉइंट ये सीखा कि अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो किसी इक्वेशन में एक बार अप्लाई कर दिया और दोबारा फिर से अप्लाई करा तो वही स्टेज आ जाएगी जो इक्वेशन की रियल स्टेज थी। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन का सिर्फ मतलब होता है जिसमें बराबर का साइन लगाओ, बराबर के इधर क्या हो इधर क्या हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ, उसे एक इक्वेशन कहते हैं। बोलो बेटा, एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी कब, अगर C एंड D 2 बार अप्लाई कर दिया तो C एंड D किसका नियम है बेटा, किस चीज का नियम है, कहां पे अप्लाई हो सकता है, केवल फ्रैक्शन। किस चीज का नियम है, यानी C एंड D केवल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ही अप्लाई किया जाता है। कैसी फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन को सॉल्व करना टिपिकल हो, वहाँ पे C एंड D अप्लाई करके हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल फ्रैक्शन का नियम है। कंपटीशन में क्या टाइम को रिड्यूस करना होता है, इसलिए हमें C एंड D पढ़ना पड़ेगा, फ्रैक्शन जब लंबी आ जाएगी तब। अब क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे कि जो क्वेश्चन C एंड D अप्लाई करके हो रहा है तो क्या वो विदाउट C एंड D हो रहा है या नहीं। अगर विदाउट C एंड D भी हो रहा है और विद C एंड D भी हो रहा है तो डिफरेंस क्या है, तब तुम खुद ही फील करोगे। तो डिफरेंस आएगा टाइम का, एक जगह 3 मिनट लग रहे होंगे तो एक जगह 30 सेकंड लग रहे होंगे। बोलो, नोट करो फिर आगे चलते। देखिए बेटा, 1-2 ना बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं जो भी बच्चे देख रहे हैं लाल। बेसिक क्वेश्चन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन को विद और विदाउट C एंड D करेंगे। देन हम एक बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर C एंड D नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। कैसे क्या, जिसमें फ्रैक्शन हो। तो क्वेश्चन लिखिए इफ 5x प्लस वाई अपॉन 5x माइनस वाई, इफ 5x प्लस वाई अपॉन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/1, ये दिया है, देन फाइंड x अपॉन वाई।
यानी आप लोगों को ये बताना है कि अगर ये वैल्यू गिवन हो तो x बटे वाई की वैल्यू क्या आएगी। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिए, पहले अपनी मर्जी से करिए जैसे आपके दिमाग में आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। फिर इसको सिखाएंगे कि CND से कैसे कर सकते हैं, वैसे कैसे। 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, बेटा बंद करते हैं। देखिए अब समझिए, ये एक इक्वेशन है। अब वेरिएबल कितने हैं बेटा? 2। अगर आप लोगों से इस इक्वेशन में कोई ये कहता कि x और y बताओ क्या आएगा अलग अलग, तो निकालना इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाले जा सकते, सिखाया था ना, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल। मगर आप गौर से देखो, x और y अलग अलग नहीं पूछा, आपसे इकट्ठा पूछा है x बटे y। ठीक है, तो एक बार तो हम इसे नॉर्मल करके देखते हैं कि अगर मुझे कुछ भी नॉलेज ना हो तो मैं इसकी इधर गुणा करूंगा, इसकी इधर, ये तो सबको ही आती है। तो बेटा जब इसकी इधर गुणा करूंगा 1 से, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 1 से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20x माइनस 4y। तो बेटा अगर इधर y को इधर ले आओ तो 1y है, 4y इधर, 5y, और 5 को अगर उधर ले जाओ तो 20 में से 5 गए 15x। तो देखो 5 यहीं रहने दो, 15 बटे में ले आओ, यहाँ x रहने दो, y बटे में ले जाओ। तो 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, यानी x बटे y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। सही, कोई दिक्कत? मगर अब हम इसको कैसे करते हैं, C और D। अगर हम CND अप्लाई करते हैं इसमें बेटा, अब आप सोच रहे होगे, अब यहाँ पे आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि CND क्यों अप्लाई कर रहा है। सर CND इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि CND फ्रैक्शन का ही नियम है। इसका मतलब हर एक फ्रैक्शन पे CND अप्लाई हो सकता है, क्योंकि CND नियम किसका है? फ्रैक्शन का ही लिए है वो, और फ्रैक्शन के लिए ही सत्य है वो, फ्रैक्शन के अलावा कहीं पे लगेगा भी नहीं, तो फ्रैक्शन है ये लगाएं। एक बात देखो गौर से, एक बार इसमें पहले से CND लगा है, नहीं लगा है। एक बार 5x में y जुड़ रहा है, एक बार 5x में से y, तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर हिंट मिलेगी। इसलिए हम इसको CND से करते तो इजीली कर लेते। बोलो बेटा, क्यों इजीली कर लेते? क्योंकि एक बार CND पहले से लगा है, क्योंकि CND कहता ही है कि एक बार नीचे वाली चीज़ ऊपर जुड़ रही होगी, एक बार नीचे वाली चीज़ ऊपर घट रही होगी। बोलो बेटा, अगर हम अप्लाई करें अप्लाइंग CND, तो बेटा देखना मैं क्या करूँ, मैं अप्लाई करूँगा तो यही तो करूँगा कि एक बार ये वाली चीज़ ऊपर जोड़ूंगा और एक बार इसमें से ये चीज़ घटाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें तो जल्दी करना है। तो एक बार ये वाली चीज़ जब ऊपर जोड़ूंगा तो बेटा y से y कट जाएगा, क्योंकि ऊपर -y प्लस y, 5 और 5 जुड़ जाएंगे। बेटा ये उठा के यहाँ प्लस का साइन करके जोड़ना है, यहाँ लिखना है। बोलो बेटा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ मगर करना नहीं, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है। ऐसे करा और ऐसे करा तो टाइम देखते हैं, मगर ये तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए कम, और बड़ा क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं। तो इसको बेटा अप्लाई करूँ तो क्या लिखूंगा, 5x प्लस y प्लस 5x माइनस y, 5x प्लस y माइनस 5x प्लस y। मतलब इस वाले में से जब ये घटाऊंगा तो ये माइनस ये प्लस, तो CND अप्लाई कर दिया। यहाँ करो, 4 में एक बार 1 जोड़ दो और बेटा 4 में से एक बार 1 घटा दो, y से y कट जाएगा 10x, बेटा 5x से 5x 2y इज इक्वल टू 5/3। तो बेटा 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 से 2, तो x बटे भाई डायरेक्ट कितना आ गया, 1/3। आपने क्या फील करा यहाँ से? ये फील करा जो फ्रैक्शन विद CND हो सकती है वो विदाउट CND भी हो सकती है। अच्छा, इसमें आपने पहले माइनस करा फिर प्लस करा, कहाँ सेकंड वाला पॉइंट डाला है? क्यों बेटा, प्लस ही तो करा है। इस वाले में ये वाला जोड़ा है।
पहला ही तो लगाया, ऊपर जोड़ा फिर नीचे घटाया। तो तुमने ये विदाउट CND करा, ये विद CND करा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, टाइम का फर्क पड़ा। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो CND से बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मगर विदाउट CND वो सॉल्व हो ही नहीं रहे होंगे, इसलिए हमें इसको सीखना जरूरी है। एक दो क्वेश्चन और बेसिक उठाते हैं, फिर हायर लेवल पे चलते हैं जहाँ एहसास होगा CND क्या है। ठीक, नोट करिए, विद CND विदाउट CND। देखिए लाल, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं CND के। तो आप लोगों को कैसे करना है, एक बार CND लगा के करना है, एक बार विदाउट CND करना है, फिर फील करना है कि कहाँ पे क्या, अपने आप से महसूस करना है कि टाइम कहाँ कम हो रहा है, अच्छा कहाँ लग रहा है, तभी तो उसका यूज पता लगेगा कि है क्यों ये। फिर एक क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को इसकी वेटेज बता के चलूंगा कि वेटेज क्या है। लिखिए, इफ XQ + 1 अपॉन X + 1 इज इक्वल टू XQ - 1 अपॉन X - 1। बेटा गिवन क्या है, ध्यान से समझना है। X की वैल्यू आपको नहीं लेना है 1, यानी X 1 नहीं है, और बेटा X - 1 भी नहीं है। इसके अलावा जो भी है वो X आपको निकालना है। देखिए बेटा समझिए, इसमें X की कितनी पावर लगी है बेटा, तो मान कितने आएंगे, 3। जितनी पावर लगी होती है उतनी ही तो मान निकल के आते हैं, तो 3 मान निकल के आएंगे। उसमें से एक मान X 1 होगा, एक मान -1, ये उनने पहले ही बता दिया है। मगर -1 और 1 को छोड़ के जो तीसरा मान निकलेगा वो आपको बताना है। 3 मान ही तो होंगे बेटा, 3 में से वो ये कह रहे हैं 2 हम पहले ही बता रहे हैं तुम्हें, 1 और -1, ये मत बताओ। इसके अलावा जो रह गया वो X बताओ हमें क्या, इसका मतलब ये। फिर अब इसे करना है, तो हर एक क्वेश्चन कैसा होगा, फ्रैक्शन का, क्योंकि फ्रैक्शन पे CND लग सकता है। हर एक क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, फ्रैक्शन। अब इसको विद CND करना है, विदाउट CND करना है। 1-2 मिनट का टाइम लो, फिर करो। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन है -2 +2 0 -1/2। बेटा बंद कर, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए खुद से, फिर करिए। फ्रैक्शन है ये, और CND कहाँ अप्लाई होता है, फ्रैक्शन पे। तो हम इसे पहले तो फ्रैक्शन से करेंगे और फिर विदाउट फ्रैक्शन, मतलब पहले CND से फिर विदाउट CND। तो इसका ऑप्शन तो 0 है, मगर बेटा मैं ऑप्शन मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। काफ़ी बच्चों का 0 आ गया, जिनका नहीं आया बेटा वो ध्यान दें कहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए समझिए पहले इस चीज़ को। अगर हम इसको विदाउट CND करते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक बेटा, करिए। X की गुणा लाल यहाँ करो, तो X की पावर 4, और बेटा इस X की गुणा 1 में करो, तो लाल X। बोलो बेटा, इस -1 की गुणा यहाँ करो, तो -x की पावर 3 -1, 1 में करोगे तो -1 बराबर x की गुणा बेटा इसमें करो 4, x की गुणा यहाँ करो बेटा तो माइनस का x, 1 में करोगे तो -x, फिर 1 की गुणा करोगे तो जैसा लिखा है वैसी 1 की तो वही गुणा आ जाती है, तो 1 की गुणा x की पावर 3 से करोगे तो x की पावर 3 माइनस का 1। बोलो लाल, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा क्योंकि इधर लाओगे तो माइनस का होगा, तो बराबर में एक जैसे साइन की चीज़ें कट जाती हैं। तो बेटा -1 से -1 भी कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ x है, इस x को इधर लाओ 2x, ये x की पावर 3 उधर ले जाओ तो 2x की पावर 3, 2 से 2 कट जाएगा, इस x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस x बराबर 0। बोलो बेटा,
यहाँ से x कॉमन लो लाल, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो जब दो फैक्टर की गुणा 0 होती है तो अलग अलग उन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं। तो x बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये तो पढ़ाई है, बोलो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1। बोला था इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट लगता है और प्लस माइनस भी लगता है। तो x बराबर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है, प्लस माइनस 1। मगर ये ऑप्शन हमें लेना नहीं थे, क्योंकि इसमें क्या रखा था कि 1 और 1 माइनस 1 नहीं बताना है। तो बेटा x बराबर क्या बचा, 0। 3 ही तो आंसर आएंगे इसके, क्योंकि 3 पावर थी। तो एक 0 आंसर है, एक +1 एक -1। तो +1 और -1 तो हमें बताना ही नहीं था, इसके अलावा जो बचा वो बताना था, यानी कि 0 बताना था। तो इसको हमने विदाउट CND करा, हो गया आराम से। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, कहाँ गलती कहाँ हो रही थी, ये समझ में आई? कहाँ? हाँ बेचा, यहाँ नहीं समझ में आया था। एक बात समझिए, आप सोच के देखिए, मान लो a और b की गुणा 0 है, दिमाग से सुनना ना, a और b की गुणा क्या 0? तो बेटा एक बात बताओ, a और b की गुणा 0, इस बात का क्या मतलब है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। दो चीज़ों की गुणा कब 0 आ सकती है, जब 0 से किसी की गुणा करते हैं तो क्या आता है, बोलो बेटा। a और b की गुणा 0 है, इस बात का क्या मतलब है, या तो a 0 है, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों 0 हों, क्योंकि 0 से 0 की गुणा करके क्या आता है, 0। इसलिए जब दो चीज़ों की गुणा 0 होती है तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर मानते हैं, बोलो बेटा। तो इधर दो चीज़ों की गुणा 0 है, एक x की और एक x स्क्वायर माइनस 1। दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर की गुणा क्या है, 0। तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। तो इसको एक बार 0 के बराबर भर दिया, इसको एक बार 0 के बराबर भर दिया, बोलो लाल क्या। दोबारा ये है बेटा, दो चीज़ों की गुणा 0 है शुरू से, देखिए ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, सॉल्व करना दैट मीन्स x की वैल्यू निकालना है, x की। तो x की वैल्यू जब हमें निकालना है, कोई चीज़ हमें फ्रैक्शन में दी होती है और एक ही इक्वेशन हो, तो हमारे पास एक ही काम बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके सिवा कुछ वजूद ही नहीं बचता। तो हमने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर गुणा करी, इसकी इधर गुणा करी। तो x की गुणा जब इससे करोगे तो x की पावर 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो बेटा 1 और 3 4। इस x की गुणा 1 में करी तो यहाँ आ गया, इस -1 की गुणा यहाँ करी तो माइनस के x की पावर 3 और +1 -1 में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस की गुणा क्या होती है, माइनस। ये बात समझ में आई? अब इधर आ जाओ, इसकी गुणा इधर करी तो एक बार x की गुणा इससे करी तो 1 पावर ये, 3 पावर ये, 4 पावर है। x की पावर 1 की गुणा -1 में करी, -x। 1 से जब गुणा करते हैं तो जो होता है वही रहता है। अब सपोज करो ये अगर x की पावर 4 बेटा इधर लाते तो इधर -x की पावर 4 लिखते नहीं लिखते थे, तो -x की पावर 4 और +x की पावर 4 कट के 0 आता। तो बराबर में हम इधर ना ला करके वहीं काट देते हैं जब एक जैसे साइन होते हैं। तो x की पावर 4 से x की पावर 4 खत्म, -1 से -1 खत्म। एक x ये था, एक x ये था, इधर इधर लाओ तो 2x। x की पावर 3 ये है, x की पावर 3 ये वाली उधर ले जाओ तो प्लस की 2x की पावर 3, 2 से 2 कट गया। x की पावर 3 यहीं लिखा रहती है, ये x उधर ले गए, इधर क्या बचेगा 0। तो चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, इसमें क्या यही दिक्कत आ रही है? अबे यार कुल्लड़ हो रहा है तुम बिल्कुल। इधर 0 करो और इस x को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस आएगा। और बेटा इस पूरी चीज को यहां लिख दिया और इस 0 को उधर लिख दिया, तो क्या दिक्कत, बस यही तो करा। फिर यहां से x कॉमन ले लिए तो यहां आ गए। और इस चीज को मैं बता रहा था कि अगर दो चीजों की गुणा 0 है तो उन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर मान लो।
तो x को अलग 0 के बराबर मान लिया और x² - 1 को अलग 0 के बराबर मान लिया। यहाँ से 2 रूट निकले +-1, यहाँ से x की वैल्यू क्या है 0, +-1 लेना नहीं था क्योंकि सवाल में क्या रखा है, तो फिर बचा क्या 0, तो आंसर क्या होगा 0। अब इसको करते हैं CND से। बेटा एक मिनट इसको नोट करो कल। अब मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों से कि जो क्वेश्चन CND से हो रहा होगा वो विदाउट CND भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि CND लगाना ही लगाना है, मगर हम सीख इसलिए रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अभी आएंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन खुद ऐसा कराऊंगा जहाँ विदाउट CND अगर आप करेंगे तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगेंगे कम से कम, और जब आप CND को अप्लाई करेंगे तो वही क्वेश्चन 30 सेकंड में हो रहा होगा। तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे CND लगा करके अपनी समझ अच्छी कर रहे हैं CND की। तो देखिए बेटा आप इस क्वेश्चन को CND से करते हैं, तो सबसे पहले CND से करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको वैसा बना लें जैसा CND होता है। x+1 ये वाला ना बेटा इसके नीचे ला के रख दो, x³ - ये वाला इधर ले जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं करिए बेटा, स्थान चेंज करा। ऐसे क्यों करा? क्योंकि अब CND लगाना इजी है, क्योंकि CND में जो ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो लगाना आसान होता है। तो इसलिए हम क्या करें, ये वाला इधर ले आए, ये वाला इधर ले। बोलो, यही तो समझ विकसित करना है 1-2 क्वेश्चन पे, फिर डायरेक्ट कर देंगे। चलें अब अप्लाई क्या करें बेटा, CND कंपोनेंट में डिपेंडेंट पे अप्लाई करो। तो अप्लाई करने का मतलब एक बार नीचे वाला ऊपर जोड़ो। तो बेटा जब ये इसमें जोड़ोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 1 से 1 कट जाए। बोलो बेटा सिर्फ क्या बचेगा, हैं? कर लो बेटा, x³ + 1 इसमें जोड़ दो क्या, x³ - 1। एक बार ये वाली चीज़ में जोड़ दो और एक बार ये वाली चीज़ घटा दो। जब बेटा घटाओगे तो माइनस लगा दो। जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी मजबूरी है सबको सिखाने की। जिनका बेस बहुत अच्छा है वो बिल्कुल ऐसे ना करें, टाइम खराब है, डायरेक्ट कर सकते हैं। मगर चूंकि आप फर्स्ट स्टेज पे सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ऐसे बेटा ऊपर जोड़ दो, x+1 में जोड़ दो x - 1, और बेटा एक बार x+1 में से घटा दो क्या, x - 1। बोलो लाल। तो जब इसमें ये जोड़ोगे तो बेटा 1 से 1 कट जाएगा, ये 2x³ बटे। बेटा जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये x³ माइनस का हो जाएगा और 1, तो बेटा x³ माइनस का, x³ प्लस का, तो 1 और 1 2, नीचे 2 आ गया। ला लेता रहो, ये 1 से ये 1 कटम तो 2x, और बेटा यहाँ पे x से x खत्म, 1 और 1 2। बोलो लाल, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो x³ - x बराबर 0। बेटा अभी हाल तो इस इक्वेशन को सॉल्व भी करा था, लास्ट में यही तो आई थी। तो अभी यहाँ से कितने आंसर आए थे, x बराबर 0 और x बराबर ±1। अभी तो ऐसे सॉल्व करा था। तो ये CND से करा तब भी आंसर वही आया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जिसको आपको ये फील करना है कि CND अगर नहीं होता तो उस क्वेश्चन में 5 मिनट लगते। सही बेटा, बंद कर दे सेकंड। देखिए बेटा, ये मैं CND के एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए, इसमें शायद आप लोगों को कुछ एहसास ना हुआ हो, क्योंकि जो क्वेश्चन CND से हो रहा है वो विदाउट CND से भी हो रहा है। तो आई थिंक CND सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन CND अप्लाई करके हो रहा है वो विदाउट CND भी तो हो रहा है। तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा कि पगलीपंती हो रही है, एक नई चीज़ सीखी जा रही है। अब शायद पगलीपंती अच्छी करने जा रहा है। सही, अब तुम्हें लगेगा ये पागलपंती नहीं थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। सही है।
तो एक क्वेश्चन है, मैं आप ये तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको सही मायने में समझ में आएगा कि CND कितने बड़े लेवल पर हमारी काम की चीज़ है, और आज के बाद एक रिजल्ट बनेगा तुम्हारे लिए खुद के लिए। आपको बेसिक मेथड से करना। बेसिक मेथड मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इफ x³ प्लस 3x अपॉन 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 189 अपॉन 61। अगर ये दे रखा हो देन फाइंड x। आपको बेटा x की वैल्यू ज्ञात करना। सही मायने में ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि CND हम सीख क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 6, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3, तीसरा ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 9, फिफ्थ ऑप्शन है CND। नहीं, नन ऑफ दिस। आपको इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना है जैसे आप करते हो। बेटा ये क्या कर रहे हो, गुणा भाग, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। आराम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, फिर निकालिए, बताइए आंसर क्या आएगा x का। ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, बेटे से पॉज करते। देखिए लाल, जो भी बेटा देख रहे हैं बच्चे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है जिससे मैं सही मायने में ये बता पा रहा हूँ कि CND की ज़रूरत क्यों पड़ी, और हम ऐसे हर एक क्वेश्चन में CND लगाएंगे। कन्फ्यूजन कहाँ है, कहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये क्वेश्चन सारी चीज़ आपको बता के देगा। तो इसका सही आंसर 9 है। ऑप्शन में इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम। अब चीज़ों को समझिए बेटा। अगर हमें CND की कोई नॉलेज नहीं, 0% नॉलेज है, तो हम इसको क्या करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे, यानी में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए पहले। 61x³ प्लस 183 इज इक्वल टू, इसकी बेटा इधर गुणा करो, सही देख लेना, 567x² प्लस 189। समझ में आ रहा है बेटा? इसको इधर उठा के लाओ तो 61x³ x², क्योंकि हम पहले बड़ी पावर फिर छोटी ऐसे लिखते हैं, तो पहले ये लिख लो स्क्वायर वाला। बराबर। तो क्या समझ में आया? तो अब आप लोग ये समझ में आया कि लगभग 15 सेकंड तो हो गए मुझे करते करते, और सही मायने में अब बात करने की आई है। अब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 3 घात समीकरण को सॉल्व करूँ मैं, तब जाकर के मुझे पता लगेंगे 3 फैक्टर क्या है, और उस फैक्टर में से 9 फैक्टर हमारा आंसर है। इसका मतलब जो 2 और फैक्टर आ रहे हैं वो 100% क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। रियल होते तो सिर्फ 9 आंसर नहीं देता, और अगर ये कहता रियल है तो लिख के देता पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि 1 + 1 आंसर नहीं है, उसको छोड़ के कुछ और बताओ। जैसे मान लो क्वेश्चन वाला तुमसे इसके आंसर पूछ रहा है, पावर कितनी लगी है, तो आंसर कितने आना चाहिए। स्टिल वो कह रहा है कि इसका सही आंसर 9 है। इसका मतलब जो 2 और आंसर बचे वो रियल आंसर नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। अगर तुम कह रहे हो ना सर वो भी रियल है, तो बेटा वो लिखता ना कि ये भी रियल है, मगर इन 2 को छोड़ के जो तीसरा बचा वो बताओ। जैसे इससे पीछे के क्वेश्चन में दिया था, इसलिए मैंने वहाँ पर रुका। वहाँ पे क्या बताया कि +1 और -1 तो रूट है ही, ये मत बताओ। इसके सिवा जो x की वैल्यू है वो बताओ। तो क्या आई थी x की वैल्यू, यही तो कहा था।
मगर -1 +1 और 0 तीनों के तीनों रियल रूट हैं। रियल का मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस ना आए, वो रूल कैसे होते हैं? रियल रूट। मैं अभी निकालूंगा, इसके काल्पनिक रूट आएंगे, एक रूट सही आएगा, वही हमारा आंसर है 9। अब बात यह आ रही है कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, बेटा एक मिनट समझना है, करना तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझ को अच्छा करना है। ऐसा लिखा होता लाल, तो आप इसके फैक्टर करना जानते हो, दो घात समीकरण को सॉल्व करना जानते हो कि 6 एकन 6, जो यहाँ होता है उसकी गुणा इससे करते हैं। तो इस 6 के ऐसे फैक्टर करो जुड़ करके 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5। फैक्टर तो बेटा करने आते हैं, मगर तुमने 3 घात समीकरण के तो फैक्टर नहीं पढ़े हैं। बोलो बेटा, पढ़े हैं? अगर x कॉमन भी ले लेंगे तो चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कॉमन तो यहाँ पे भी तो हो, कॉमन लेके तो सिर्फ यही तो बनेगा, तब भी कौन सा नया काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। यानी इससे आगे मैं पहले 3 घात समीकरण सॉल्व करना जानता हूँ, तब तो ये निकाल पाऊंगा, अदरवाइज तो यहीं खत्म। बेटा मैं ये क्वेश्चन ही नहीं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर CND नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना कितना टफ हो सकता था। अब चूंकि ये टॉपिक आ गया तो मैं आपको पहले 3 घात समीकरण को सॉल्व करना सिखाता हूँ कि 3 घात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हम ये देखेंगे अगर हमने 3 घात समीकरण को सॉल्व करना सीख भी लिया, स्टिल ये क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ आ गई तो मैं सिखाऊंगा। तो देखिए बेटा, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाल मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये तो तुम ही जानने होगा अगर तुमने रेगुलर देखा होगा तो, वरना हमारे बच्चों को तो पता है। मैं क्वेश्चन तो नहीं कराता, मैं सब मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, बस यही तो क्वेश्चन रह गया। किसको सॉल्व करना है? इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं सीख तो लूँ 3 घात समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं। ये इक्वेशन सबने लिख ली, अभी मैं पूछूंगा, इसलिए इक्वेशन बेटा इस इक्वेशन को लिख लो, अभी मैं पूछूंगा फिर बता देना। पहले हम समीकरण सॉल्व करना सीखते हैं। सिखा रहा हूँ मैं आपको 3 घात समीकरण, मगर आपको कभी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर फिर भी जैसे आप मैथ सीख रहे हो तो बच्चे अगर कोई पूछ लेते हैं कि मैम 3 घात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं सर, तो आप बता सकते हो। इस इक्वेशन, सिर्फ इतनी इक्वेशन को लिख लो, 61x³ माइनस 567 x² प्लस 183x माइनस 189। लिख लिया? सही बेटा ठीक। लाल देखिए, पहले हम 3 घात समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आज से पहले आपने सीखा होगा मगर ध्यान नहीं होगा, ये ना के बराबर है इंटर हाई स्कूल में। देखिए कैसे सीखा, मान लो एक 3 घात समीकरण मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, वहाँ से हम सीखना सीखेंगे और उसको अप्लाई इस क्वेश्चन पे करेंगे। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा एक ही बार में समझना है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मगर यहाँ से हम पहले सीखें कि 3 घात समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं, तभी तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन एक 3 घात समीकरण है। बोलो बेटा, तो कैसे सॉल्व करते हैं 3 घात समीकरण को? आप जानते हो 2 घात में तो फैक्टर हो जाते हैं, 3 घात में नहीं होते। तो 3 घात समीकरण को हमेशा 2 घात में कन्वर्ट करते हैं। सही है? कन्वर्ट करने के लिए पहले एक रूट निकालते हैं, उस रूट को निकालते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है इसमें हम ये भर भर के देखते हैं कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जिस पे आंसर 0 आ जाए। ये अपनी मर्जी से भर भर के देखते हैं। ठीक है बेटा, एक रूट वहाँ से निकाल देते हैं, उसके बाद हम 2 घात समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो जब भी हम भर भर के देखते हैं तो बेटा शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से, फिर -1, फिर 2, फिर -2। ये प्रोसेस चलता रहता है। बोलो बेटा, ऐसे भर भर के देखते हैं। तो 1 भर के देखो बेटा, तो मैं 1 भर के देखने का मतलब मूर्ख हूँ, क्योंकि मुझे 0 लाना है और कहीं पर भी -1 माइनस है नहीं, और +1 रखोगे तो हर चीज़ प्लस में ही रहेगी, तो 0 तो कभी आएगा नहीं, यानी 1 रखना सही नहीं। तो क्या रखें? -1। तो बेटा -1 रखूँ, x -1 की पावर 3 -1 प्लस
13 और -1 का स्क्वायर +1, बोलो बेटा, प्लस 32 और बेटा -1x की जगह और बेटा 20, बोलो लाल, -1 प्लस 13 32 की गुणा -1 से -32 प्लस के 20, बेटा ध्यान से समझो, प्लस के 13 प्लस के 20 प्लस के 33 माइनस के 32 माइनस के 1 माइनस के 33, तो बेटा क्या आ गया, यानी इसका एक रूट हमें पता लग गया -1, यानी इस इक्वेशन का एक रूट क्या है बेटा, रूट का मतलब होता है मूल, जिस पे ये समीकरण संतुष्ट होगी। संतुष्ट का मतलब वो चीज़ इसमें रखने से RHS और LHS बराबर हो जाएगी, 0 आ जाए, तो एक रूट पता लग गया हमें। अरे मेरे को आती है, क्या करूं? चलिए वीडियो चल रही है। देखिए बेटा हमारी क्लास में कुछ क्या बताया जाए, पापी लोग हैं, उठ के खाट से ऐसे ही चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ वासनाएं बहुत इकट्ठी हो गई हैं। तो मुझे भी आजकल देख रहे होगे तुम जमाई से आ रही है आज, क्योंकि मैं देख इतनी रहा हूँ, 300-400 लोगों की जमाई देख चुका हूँ 500-700 बार। आओ अच्छा, तो एक रूट हमें पता लग गया, क्या आया -1। अब बाकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व करने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सीख के अब हम वहाँ जाएंगे तो तुम समझ सकते हो CND नहीं होता तो कितना टफ होता। अब बाकी इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं समझो बेटा। एक पहला रूट कैसे निकाला बेटा, हिट एंड ट्रायल। बाकी रूट कैसे निकालते हैं बेटा, एक सारणी बनाते हैं। बेटा ये करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ, जिससे बेसिक है, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो बता दोगे। 3 घात समीकरण सॉल्व करना भी आती है। तो बेटा जो रूट आया उसको यहाँ लिखते हैं -1, जो रूट आया जिस पे इक्वेशन संतुष्ट हुई। उसके बाद जो इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं, जैसे x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 1, स्क्वायर का 13, उनको लिख देते हैं यहाँ। फिर यहाँ लिख दो 1, 13, 32 और 20। बेटा यहाँ तक आ रहा है, देखिए से समझिए लाल सॉल्व कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो रूट आता है जिस पे इक्वेशन संतुष्ट होती है उसको बेटा यहाँ लिखते हैं, बाकी चीज़ों को यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा लाल। अब करते क्या, ध्यान से सुनिए। इस वाले रूट को ऐसा ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक लाल। इस -1 की गुणा इसमें करी -1, तो पहला रूट जो भी होता है, पहला कोफिशिएंट, उसको ऐसे ही उतार देते हैं चाहे जो भी हो। इस -1 की गुणा यहाँ करी -1, उसको यहाँ लिख दो। 13 में से 1 गए 12, बोलो बेटा। अब जो 12 आया इस -1 की गुणा 12 में करो, -12, वो 12 यहाँ लिख दो। तो बेटा कितना आएगा 20। इस -1 की गुणा इस 20 में करो, -20, तो घटेगा तो 0। बेटा ये लास्ट 0 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो तुमने कुछ गलत करा है। ये लास्ट क्या आना चाहिए सर, क्यों? क्योंकि 0 आने से 2 घात 3 घात 2 घात में कन्वर्ट होगी। बोलो बेटा। अब हमारी 2 घात समीकरण बनेगी, कैसे बनेगी? जो 12 20 लिखा है, 1 12 20, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। 1 का मतलब है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 12 का मतलब है x का कोफिशिएंट 12 और बेटा 20, बस। यानी तुमने क्या करा बेटा, इस समीकरण को इसमें कन्वर्ट कर दिया। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये 3 घात समीकरण थी, एक रूट पता लग गया, तो कितने रूट बच गए? 2 किससे निकलेंगे? 2 घात से। तो इस इक्वेशन से हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाला और इस इक्वेशन से कन्वर्ट करा 2 घात में। बोलो बेटा। अब इसको सॉल्व करो तो जो 2 बच गए रूट वो निकल के आएंगे। तो सॉल्व करो बेटा। एक्स स्क्वायर 20 गुणा आ जाए जुड़ के 12, तो 10 दूनी 20,
सही है, 10 और 2 12, तो ये हो गया बेटा 10x प्लस 2x प्लस 20 बराबर 0। बेटा क्या कॉमन है? x। लाल क्या बचा? 10। बेटा क्या कॉमन है? 2। क्या बचा? 10 बराबर 0। तो x प्लस 10 कॉमन आ गया यहाँ से, तो x प्लस 2 बच गया बराबर 0। यानी एक बार x बराबर -1 10 आ जाएगा, एक बराबर -2। बेटा अलग अलग जीरो के बराबर भरोगे ना, ये तो समझ में आता ही होगा। तो तीनों रूट पता लग गए हमें। एक रूट -1 है जो हिट एंड ट्रायल से निकला, एक -10, एक -2। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आती है? हमने क्या सीखा? तीन घात समीकरण को सॉल्व करना, क्यूबिक इक्वेशन, और दो घात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चार घात समीकरण को बाई क्वाड्रेटिक, इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक, चार घात, हिंदी में चतुर्थ घात समीकरण। सही है, चार घात से आगे आती नहीं। ठीक, तो हमने क्या सीखा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया, यानी तीन घात समीकरण को सॉल्व करना सीखा आज। बोलो बेटा, क्यों सीखा? क्यों सीखा? क्यों सीखा यार? क्योंकि जो चीज हम निकालने जा रहे हैं वो तीन घात समीकरण में है। यार अजीब बात नहीं, पूरी लीलाएं हो गई, तुम्हें ये नहीं पता क्यों सीखा? क्योंकि जो समीकरण बनी थी बेटा लाल, जो तुम देख रहे हो बच्चे यूट्यूब पे, या तो मैं तुम्हें समझ में आऊंगा या मेरे सिवा कोई समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हें समझ में नहीं आऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि आधों को तो ये नहीं पता होगा चल क्या रहा है, क्योंकि जो चीज निकालने वाला हूं वो भूल गए आधे लोग यहाँ। मैं करता ऐसे ही हूँ यार, इतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस, मतलब इतना ज्यादा बेसिक डिटेल में घुस जाता हूँ कि आधे ये भूल जाते हैं कि करना क्या था। अब इनसे मैं ये पूछ रहा हूँ मैंने ये पढ़ाया क्यों, तो ये यही भूल गए हमने ये क्यों। इन्हें यही नहीं पता कि ये इक्वेशन सॉल्व क्यों हो रही है। इससे पूछो क्यों करा, बोले मतलब ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो चीज हम सॉल्व करना चाह रहे थे वो तीन घात में थी ना, तो पहले तुम तीन घात को सीखे। अब बेटा लाल, हमारे यहाँ जो लाइव देख रहे हैं उनका ये हाल है, तो तुम समझ सकते हो तुम्हारे तोते कैसे उड़ रहे होंगे। तो ऐसे सी बेटा, इसका नाम हर घर में इंस्पेक्टर होगा अगर इतनी मेहनत नहीं करोगे तो। आधे से ज्यादा लोगों को तीन घात समीकरण सॉल्व करना नहीं आती, मास्टरों को, क्योंकि है ही नहीं वो कहीं पे भी। सही है, तो ये आधे यही भूल गए कर क्या रहे। तुम मत भूल जाओ लाल, कर क्या रहे। तो कर क्या रहे थे हम? हमने इसे इसलिए सीखा क्योंकि जो चीज हम सॉल्व करने जा रहे थे वो तीन घात में थी। बोलो बेटा, लालिए उठाइयो। तो बेटा ये सॉल्व नहीं करना, ये घर से करना। ये मैंने बताया, जिस बच्चे को ये सीखना है ये यूट्यूब से सीखना। वीडियो शूट हो रही है तुम्हारे पास। मैं अब आगे चलता हूँ, उस चीज पे चलते हैं जो हम सॉल्व करना चाहते थे। हद है यार, यही बोल के सॉल्व क्या करना था। चलिए देखिए बेटा, ये मैंने तरीका बताया आपको कि तीन घात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिफिकल्टी लेवल हमारे पास क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे थे, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व करा था, तो चूंकि ये पहले से तीन घात समीकरण है तो ये कन्वर्ट होकर के एक रिजल्ट बना जो तीन घात समीकरण थी। बेटा बताना, 61x³567x² प्लस 183x माइनस 189 इज इक्वल टू 0। लाल अब समझो, इस क्वेश्चन को विदाउट C&D अप्लाई करे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से करा और एक स्टेज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आके हम अटक गए क्योंकि हमें तीन घात समीकरण सॉल्व करना नहीं आती थी। वो मैंने अभी सिखाई पूरा प्रोसेस। अगर उस प्रोसेस के हिसाब से इसको सॉल्व करें, बेटा समझना है, उस प्रोसेस के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें, उस प्रोसेस के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें, तो एक बात बताओ गौर से। पहले तो ये देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से पहला रूट कौन सा है। बोलो बेटा, क्या देखना पड़ेगा? पहला रूट कौन सा है। तो पहला रूट कौन सा है, इस चीज को मैंने कैसे बताया कि शुरू कहां से करते हैं, 1 रखो फिर -1 रखो, 2। बेटा अब तुम पहले इसमें रख के देखो,
मतलब सोच रहे हो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। पहले तो यहां से इस इक्वेशन पे आए, अब इसमें मैं पहला रूट निकालूं, चूंकि कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी है। अब ये मत समझिए खो कहाँ गए, अब मैं इसको बहुत आगे तक खींचूंगा। पहले समझते हैं, अब इसको बंद रखो बेटा। 61 567 183 189 बन रखोगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब प्लस प्लस अलग जोड़ना, माइनस माइनस अलग जोड़ो मत बेटा, ऐसे ही समझ लो। ये माइनस की संख्या है, ये दोनों प्लस हैं, इन दोनों को जोड़ लो तो ये इसके बराबर तो कभी नहीं आएगा। प्लस ये रह गया तो जीरो तो कभी जीवन में आ ही नहीं सकता। यानी कि वन रखने पे जीरो नहीं आएगा। चलो ठीक है, माइनस वन रखो तो माइनस के 61, माइनस के 567, माइनस 183। बेटा एकदम पगली पंक्ति सब माइनस आ गए, कभी जीरो नहीं। मगर एक चीज खास सीखना है यहाँ से, अब हमें माइनस की वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि माइनस वैल्यू रखने पर सब माइनस आ जाते हैं। यार बोलो ना, तो हमें माइनस वैल्यू नहीं रखना है। एक बात समझे हम यहाँ से, क्योंकि माइनस रखने पे ये माइनस, ये पहले से माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। यानी हर बार वैल्यू क्या रखें अब? प्लस। यानी कि पहले रखते थे हम -1 +1 +2 -2 +3 -3। अब माइनस वाले हटा दो, 2 रखो। 61 × 8 ओहो × 4 × 2। बेटा 2 रख रहे हैं ना, x की जगह क्या रखना है? अरे ये क्या चल। अब इधर सुनियो लाल, इनको सबको जोड़ के देखना कि जीरो आएगा या तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, ये तुम रखते रखते परेशान हो जाओगी। 9 पे जीरो आएगा। कितने पे? तो 9 तक पहुंचने के लिए तुम बेहोश हो चुके होगे, क्योंकि अभी मैंने 2 रखा था तो तोड़ गए, फिर 3 रखता, फिर 4 रखता, फिर 5 रखता। यानी कि 61 की गुणा 5 की पावर 3 125 से, फिर 6 रखता, फिर 7 रखता, फिर तो जाके एक रूट आता 9, जो मेरा आंसर होता। फिर उसके बाद मैं 2 घात समीकरण बनाता उसको। तो अब क्या एहसास हुआ तुम्हें कि सी एंड डी अगर नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं? इसलिए हमने क्या सीखा, एहसास हुआ। ये क्वेश्चन ये बता सकता है कि सी एंड डी की नीड क्या थी, जरूरत क्या थी। इससे पहले बड़ा मजा आ रहा था, जो क्वेश्चन विदाउट सी एंड डी हो रहा था वो विद सी एंड डी हो रहा था। तो तुम कह रहे पगली पंथी हो रही है, हम क्यों सीखें? क्यों? क्योंकि हम तो विदाउट सी एंड डी भी कर रहे हैं। अब करो ना, तो अब क्यों नहीं कर रही हो? अब करो ना। तो बेटा काबिल नहीं बनना है। अगर कोई चीज सिखाई जा रही है तो सच में उसका यूज होगा, इस्तेमाल होगा। सीखने की दृष्टि से बैठना, ब्रह्मा नहीं बनना है। सही है? तो बोलो बेटा, इसका कितना बड़ा यूज है? बहुत बड़ा यूज है। यानी कि जिस क्वेश्चन को करने में हमें आधा घंटा लगेगा, कम से कम आधा घंटा, उस क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में कर सकते हो सी एंड डी की हेल्प से। अगर सी एंड डी नहीं होता तो ऐसा क्वेश्चन मास्टर के तो तोड़ जाएंगे, और तुम्हें एसएससी दे दिया ऐसा क्वेश्चन तो तुम एक ही क्वेश्चन में मर जाओगे। बेटा आधा घंटे तो मिलते हैं पूरी मैथ को 25 मिनट, 25 क्वेश्चन को आधा घंटा, तुम एक ही क्वेश्चन करके आओगे। यानी सी एंड डी का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल है। अब बात आती है कि सर सी एंड डी के हर एक कैलकुलेशन में करना है। कब करना है बेटा? ध्यान से सुनो। सी एंड डी हर एक उस एप्लीकेशन में लगाना, हर एक उस क्वेश्चन में लगाना, हर एक उस फ्रैक्शन में लगाना है जहां पर पावर 1 से ज्यादा। अगर किसी क्वेश्चन में होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस का मतलब एक घात समीकरण है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था 5x + y और 5x - y = 4/1, ये पहला क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन है जो होमोजीनियस है, एक घात है, तो ऐसे क्वेश्चन को विद और विदाउट सी एंड डी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टाइम लगेगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर अगर क्वेश्चन में 2 घात और 3 घात आ गई तो आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी नहीं, बदकिस्मती है कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हो तो देखते ही क्या लगाना है, CND अप्लाई करना। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और पावर कैसी है तो बेटा लिखो इसी बात को, लिखो। CND हमेशा तब अप्लाई करते हैं, CND हमेशा तब यूजफुल होता है, ऐसे लिखो, अप्लाई तो कभी भी कर सकते हो। CND हमेशा तब यूजफुल होता है जब फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर, CND हमेशा तब यूजफुल होता है जब फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर 2 या 2 से अधिक हो, 2 और मोर देन 2। देखिए CND इज यूजफुल ओनली व्हेन, इफ एंड ओनली इफ, हिंदी में ही लिखते हैं ना। हो गया। तो बेटा कब अप्लाई करना CND सही है, 2 और 2 से ज्यादा पावर हो तो 100% क्या बनेगा, 3 घात समीकरण। ये समझो ना यार, जब 3 पावर होंगी तो क्या बनेगा, 3 घात समीकरण। और 3 घात समीकरण क्या है, टाइम टेकन प्रोसेस है। तो हम क्या करें, देखते ही ये देखें 3 घात बनेगी या, और ये यहां से पता लग जाएगा। जब 3 घात होगी तो बनेगी इक्वेशन, और 3 घात समीकरण नहीं है तो नहीं बनेगी। तो पहले हम देख लें वेरिएबल की पावर कितनी है। अगर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 और 2 से ज्यादा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने का मतलब है गड्ढे में जाना, टाइम खराब करना। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो CND अप्लाई करो या विदाउट CND करो, सेम टाइम लगेगा, सेम एफर्ट्स लगेंगे। बोलो बेटा 3 पावर में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 घात समीकरण बनेगी, और 3 घात समीकरण में रूट निकालते हिट एंड ट्रायल से, जो टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि पता नहीं वो रूट कहाँ पे जाके सेट होगा। कहाँ से भरना शुरू करते हैं, 1 और -1। ये बात किसी को पता ही नहीं कि वो सेट कहाँ होगा। मान लो कोई रूट 16 पे सेट हुआ तो तमाशा हो जाएगा, 15 तक भरते 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 भरते। बोलो तो कब अप्लाई करना है, अब CND अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो बेटा ये लास्ट है ना, CND 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड में आंसर है इसका, समझो। अब देखिए लाल, अब इस पे CND अप्लाई करते हैं। जो बच्चे बेटा देख रहे होंगे, अब तुम शिद्दत से देखना तभी समझ में आएगा। हमारे यहाँ लाइव बैठे उनके तो तोते उड़ रहे हैं, तुम क्या समझोगे यार। अब समझ लेना, जो भी समझोगे, अब क्या बताएं तुम। तो बेटा क्या अप्लाई करें अब इस क्वेश्चन पे, CND क्या अप्लाई करें, क्योंकि हम इसको बेसिक करके देख चुके कि बेसिक में 3 घात बन गई। तो अब तुम्हें देखते ही क्या अप्लाई करना है। तो मेरी समझ कैसे विकसित हुई, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने देखा 3 पावर है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँ, क्या करूँ, सीधे क्या लगाऊं बेटा, CND। तो लिखो अप्लाइंग CND। अब बेटा 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा अभी, अप्लाइंग CND। बेटा देखिए CND अप्लाई करें, CND क्या कहता है लाल, इसमें ये चीज जोड़ो। तो बेटा जोड़ो, x³ + 3x + 3x² माइनस +1, और बेटा यही चीज ऊपर वाले में से घटाओ। लाल लिखना नहीं है, कैसे यार मूर्ख आदमी हो तुम, लिखने के लिए भी बहुत क्वेश्चन दूंगा, समझना है यार। ये एक ही क्वेश्चन है क्या, 3 घात के अब शुरू हुए हैं, 3 घात के क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं, बहुत क्वेश्चन 3 घात के प्रैक्टिस में देना है मुझे। मगर अब तुम्हें क्या करना है, देखते ही तुम्हें CND लगाना। मैं ये समझ विकसित, तुम्हें ये पता चल रहा है क्या हो क्या रहा है, ये यही तो समझ ही तो बता रहा हूं मैं। अब देखते ही क्या लगाओगे, ये बात कैसे पता लगेगी, ये 1 घंटे में निकल के आई ये बात। 1 घंटे जब हम उस पर बहस कर चुके, तब एक बात समझ में आई कि देखते ही CND लगाना, देखते ही CND लगाना, ये बात इतनी देर में समझ में आई। मगर अगर मैं ये कह देता देखते ही CND लगाना, तो तुम्हारा एक चीज होती क्वेश्चन मार्क, क्यों, उस क्यों का आंसर दिया, लगाओ ना, तोते उड़ाओ ना, तुम्हारी औकात हो तो। हमने कब करा CND में लगाओ, हमने रिक्वेस्ट तो नहीं करी, 16 तक करो, गप खा के गिर जाओ। इधर आओ। तो बेटा एक बार इसमें ये जोड़ो, तो 189 + 61, और एक बार लाल इसमें से घटाओ। अब इधर देखो,
यहाँ पे थोड़ी सी क्या दिक्कत हो सकती है, मगर मैं बता चुका हूँ ज़्यादातर बच्चों को। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी 2 बार 3 का मल्टीपल आए तो हमेशा Q का फार्मूला बनता है। ये बात मैं बता चुका हूँ, अब तुम्हारी समझ है, देखो या मत देखो, याद रखो। तो बेटा 2 बार 3 आ रहा है, इसका मतलब Q का फार्मूला है। किसका बेटा? x + 1 का होल क्यू। खोलो बेटा, a + b का होल क्यू, AQ BQ 3ab²। 3a का मतलब 1, b² का मतलब x² प्लस 3ab²। बोलो बेटा, नीचे किसका फार्मूला बना? माइनस है, तो x - 1 का होल क्यू। अब ये बेटा समझ विकसित करना पड़ेगी। मैं पहले बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को पीछे, जब मैंने बताया था कि 2 बार 3 का मल्टीपल आता तो डेफिनेटली फार्मूला बनता। अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, मत करो तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आओ बेटा, जोड़ो। 0 8 6 14 के 4 हाथ से ले 1, बोलो बेटा, और 1 2 250। अच्छा, यहाँ 250। 10 का 1 0 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 हासिल 15 और 1 ये। आगे इसमें से घटाओ बेटा, ये 9 में से 1 गए 8 2, यही तो आएगा बेटा। अब इधर आओ, इसको एक साथ लिख सकते हो, x + 1 और x - 1 का होल क्यू इकट्ठा लगा सकते हो बेटा। इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा। बोलो लाल, 2 से काटो लाल। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 चौक 8, यानी वैल्यू आ गई बेटा 125/64। लाल इधर से क्यू उतरेगा तो इधर उल्टी पावर, तो बेटा ये किसका क्यू होता है? 5 का, और ये बेटा 4 का। बोलो बेटा, ये ऐसे कर लो, 125/64 और यहाँ क्यू लगा दो, ये पावर इधर की इधर आ जाएगी। तो आप जानते हो ये 5 का होता है, ये 4 का। बोलो बेटा, अभी x का आंसर नहीं आया है। अब एक बार फिर से CND अप्लाई कर दो तो 1 से 1 कट जाएगा। तो दोबारा से क्या करूं मैं? CND अप्लाई अगेन। बोलो बेटा, CND, वो का मतलब बेटा ये कट जाएगा ना, तो ऊपर अगर ये ले जाओगे तो बेटा 1 से 1 कट जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो x और x 2x। बेटा जब इसमें से ये घटाओगे तो x से x कटेगा, 2 बचेगा। बेटा इसमें एक बार जोड़ो, 9 और 1, 2 से 2 x बराबर, तो 9 तो था ही, मगर यहाँ बड़ा आराम से आ गया। कितनी देर लगी? ये एक इक्वेशन है, और इतनी देर में वहाँ पे सिर्फ इक्वेशन तक पहुँचते। बोलो बेटा, तो CND कैसे अप्लाई करोगे? क्या समझे इतनी देर में? जब पावर 1 से ज़्यादा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखते ही क्या अप्लाई करना है। अप्लाई होता कहाँ है? ये फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन में क्या देखना है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर पावर 1 2 से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा है, तो ऐसी हर एक फ्रैक्शन को CND से अप्लाई करना है, इसलिए हमने CND सीखा। बोलो बेटा, तो CND खत्म नहीं हुआ है, अभी कल की क्लास और चल रही है। ठीक लाल, जो भी देख रहे हैं बेटा, इसको 15-20 बार देखोगे तुम तो जाके तुम्हारे कल्याण होगा, हमें नहीं लगता ऐसे हो जाएगा। चले आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।